ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? पहले तो सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस दे दें, और जो अभी बच्चे जो क्लास से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी बोल दो, वीडियो शेयर कर दो कि वो लोग भी आ जाएं, अपनी अटेंडेंस दो। और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं ये चीज़ भी बताओ। ठीक है, वॉइस आ रही है मतलब? हाँ, ओके। सारे बच्चे आ गए? मैं देख लेता हूँ। देखो, सबका पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आ रहा है लाइव क्लास लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास नाम आ जाते हैं और जो नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप जो सभी लोग आइए और वीडियो को लाइक कर दो। अभी सबसे पहले आज हम जो है हिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं, क्लास 9th। वैसे तो आपको पता ही है, आप क्लास 9th में हो, ये चीज़ आप जानते हो। नहीं जानते क्या? नहीं जानते होगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ी हिस्ट्री है तो आपको लग रहा होगा बोरिंग होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको बोर नहीं होने दूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रांस की स्टोरी है इसमें। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए इसे नाम दिया गया है। क्या क्या क्रांतियाँ हुई थी, किस तरीके से वहाँ का राजा था, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वहाँ की पब्लिक कैसी थी, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे जुड़ जाओ। ओके, अब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। लेट स्टार्ट द क्लास। देखो, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। क्रांति से तो आपको पता ही होगा क्रांति क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें स्टार्टिंग में दिया गया है कि आखिर फ्रांस में हो क्या रहा था। देखो किस तरीके से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि 14 जुलाई 1789 को पूरे पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, यानी जो वहाँ का राजा था उसने अपने सैनिकों से ये बोल दिया कि शहर में घुसने का उन्हें आदेश दे दिया था कि वहाँ के लोगों को वो जो है मारें या फिर उन ऊपर जो अत्याचार करें। तो रूमर्स यानी अफवाहें ये फैली हुई थी कि जो उसकी आर्मी थी किंग की, वो जो है आम जनता के ऊपर गोलियां चलाएगी। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia, यानी वहाँ के जो आम लोग थे और कुछ औरतें जो थी उन्होंने मिलके, यानी जो टोटल वो 7,000 थे, उन्होंने बोला कि वो टाउन हॉल के सामने खड़े होंगे और एक पीपल लोग की मिलिशिया बनाएंगे, यानी एक सेना बनाएंगे, जन सेना जिसे बोलते हैं। फिर वही लोग दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो ये जो बहुत सारे लोग जिन्होंने जन सेना बनाई थी, ये जो हैं सरकारी भवनों में बहुत ज़बरदस्ती प्रवेश कर गए। फाइनली हुआ ये कि अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल रीच्ड, यानी मार्च टुवार्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, यानी वो जो सिटी थी पेरिस उसके ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे लोग गए और वहाँ पे एक जेल थी बेस्टाइल नाम की, यानी एक किला था। ठीक है, किले के अंदर जेल थी। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ का ताला तोड़ दिया, यानी ताला क्या, पूरी जेल को ही तोड़ दिया उन्होंने। और वहाँ पे जो है उन्हें गोले बारूद मिलने की संभावना थी। किसको? जो वहाँ की आम जनता थी। ठीक है, अब जब ये हथियारों पे कब्जा कर रही थी आम जनता, उसी दौरान वहाँ पे जो कमांडर था बेस्टाइल का, वो मारा गया। और जो उस जेल में जितने भी कैदी थे, वैसे तो सिर्फ 7 ही थे, यहाँ पे लिखा है देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन उन सबको भी छुड़वा दिया गया। आखिर ये लोग जो है क्यों इतना नफरत करते थे इस बेस्टाइल किले से? जो बेस्टाइल जो किला था, इससे क्यों इतना लोग नफरत करते थे? मैं बताता हूँ क्यों नफरत करते थे। क्योंकि ये राजा की शक्तियों को प्रदर्शित करता था। ठीक है, जो राजा था वहाँ का पेरिस का, उसकी डेस्पोटिक पावर्स, वहाँ की जो राजा की शक्तियाँ थी उसको प्रदर्शित करता था। डेस्पोटिक का मतलब निरंकुश, यानी जिसका मतलब सिर्फ राजा पे ही कंट्रोल हो और वो अपनी प्रजा पे खूब अत्याचार करता हो। फिर उसके बाद द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, यानी वहाँ का जो किला जो था वो तोड़ दिया गया और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स थे लोगों ने चुरा के बाज़ारों में बेच दिए गए। तो यही जो स्टोरी हम यही जानेंगे कि आखिर ये राजा कौन था, आखिर ये यहाँ की जो प्रजा थी
वो क्यों इतनी राजा से चिड़ी हुई थी, आखिर पिरजा ने ऐसा कदम क्यों लिया कि वो बेस्टाइल किले में उसको बेस्टाइल किले की जो जेल थी उसे तोड़कर वहाँ पे गोला बारूद जो है ले लिए और कैदियों को छुड़ा दिया। तो इसी चैप्टर में हम जो है पूरा जानेंगे फ्रांस के बारे में, ठीक है, या फिर उसकी जो सिटी थी पेरिस के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं अपना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, आखिर क्या हो रहा था उस वक्त, कब की बात है ये, जब ये लोग हंगामे कर रहे थे 14 जुलाई 1789 की। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में क्या थी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, देखो इन 1774, अभी जो हमने पहले जो देखा था ना वो तो हमने पूरे चैप्टर का वो देखा था, सार देखा, मतलब सार भी बोल सकते हैं, या फिर कि आखिर उस वक्त जो है पेरिस में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब शुरू से देखेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज कि किस तरीके से ये घटना जो हुई, जो लोग जो मार रहे थे एक दूसरे, मतलब वहाँ की सेना को मार रहे थे, उसके बारे में पूरा जानेंगे। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्नबॉन फैमिली, बॉर्नबॉन फैमिली, वैसे तो बॉर्नबॉन आपने बिस्किट का नाम सुना होगा, लेकिन ये इनकी राजघराना था, बॉर्नबॉन फैमिली थी। उसे जो है लुइस 16 को 1774 में फ्रांस का राजा बना दिया गया। और जब वो, उसकी उम्र कितनी थी, 20 साल की, उसकी उम्र थी 20 साल की, और उसे जो शादी हो गई उसकी ऑस्ट्रिया की महारानी मैरिया एंटोनेटी, ठीक है, नाम भी इतना अजीब सा है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, प्रोनाउंस हो जाएगा आराम से जब प्रैक्टिस करोगे। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब लुइस 16 को जो है राजा बनाया गया, जब उसने ये पाया कि पूरा का पूरा जो राजकोष है वो पूरा खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि फ्रांस जो है बहुत सारे युद्ध जो लड़ चुका था, तो युद्ध के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी, वो पूरे नष्ट हो चुके थे। अब लुइस 16 के कार्यकाल में ही फ्रांस ने हेल्प की थी किसकी? अमेरिका की। किससे? ब्रिटेन से जो है युद्ध किया था फ्रांस ने, और अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को बचाया था। यहाँ लिखा है 13 कॉलोनीज़ को, ठीक है। इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से और भी ज़्यादा कर्जा आ गया था, और भी ज़्यादा उनका पैसा खर्च हुआ था। तो इस वार की वजह से, जो वार हुआ था ना ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ताकि अमेरिका को छुड़ाया गया, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को छुड़वाया गया, तो उस पर 2 बिलियन लिवर्स क्या थी? एक जो है फ्रांस की करेंसी थी, जो कि 1794 में बंद हो गई थी। तो इतना उन पे कर्जा आ गया, और पहले से ही 2 बिलियन था, 2 बिलियन कर्जा तो पहले से ही था, और भी यानी और बिलियन खर्चा, और भी मतलब खर्चा नहीं, कर्ज और भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, क्योंकि पूरा जो फ्रांस स्टेट था वो कर्ज में डूबा हुआ था। यही कारण थे कि वहाँ का राजा भी इस सोच में था कि अपने राज्य को किस प्रकार से वो चलाएगा। तो उसने क्या किया कि द लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, यानी कि जो सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। यानी कि सरकार ने जिससे कर्ज लिया था, अब वो ये कह रहे थे कि अपना कर्ज जो है हम 10% के हिसाब से कर्ज लेंगे। अब इस जो इतना सारी जो विपदा आ रही थी, इसी दौरान अब वहाँ का जो राजा था उसने ये कहा कि इसने ये किया कि चीज़ों को महंगा करना शुरू कर दिया। वहाँ की आर्मी, वहाँ की कोर्ट, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थी, यूनिवर्सिटी पे, सब पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब टैक्स लगाने का भी एक तरीका था, उस तरीके को जानते हैं हम पहले, कि फ्रांस स्टेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आपको यहाँ टेबल दिख रही होगी, इधर देखिए, इधर 3 पार्ट्स है, मतलब 3 स्टेट में, द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट किसका था? क्लेर्जीज का। क्लेर्जी यानी जो पादरी वर्ग होते हैं, पादरी वर्ग मानी कि जो चर्च में काम करते हैं, जो कर्मचारी, या फिर जो चर्च में जो वर्क करते हैं, ऑफिसर्स, ठीक है। सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, यानी जो कुलीन वर्ग था। थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इसमें कुछ बड़े बिजनेसमैन भी थे, तीसरे स्टेट में कुछ लॉयर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, और आर्टिशियंस भी थे। आर्टिशियंस मतलब जो कारीगर होते हैं,
लेकिन जो मोस्टली थर्ड स्टेट का जो भाग था वो जो बहुत सारे लोग थे वो थे गरीब इंसान, या गरीब किसान जिनके पास कोई भूमि नहीं थी या फिर नौकर। तो हमारा इस तरीके से जो फ्रांस था वो डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि इन तीनों स्टेट्स में जो है जो लोग थे कौन कौन टैक्स देता था और कौन कौन टैक्स नहीं देता था, क्योंकि ये भी जानने वाली चीज़ है, ये स्पेशली इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इस वाली फिगर में कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी थी जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी। अब पीजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पीजेंट्स थे वहाँ के जो किसान थे, टोटल जो पॉपुलेशन थी उसमें 90% थे, लेकिन बहुत कम नंबर में थे कि किसी के पास ज़मीन खुद की थी। अब होता ये था कि अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, यानी जो 60% लैंड थी वो नोबल जो कुलीन वर्ग था, जो अमीर लोग थे, उनके पास थी ज़मीनें, और चर्च वालों के पास जो पादरी वर्ग था, जो क्लर्जी थे, और जो रिच मेंबर थे तीसरे स्टेट के, क्योंकि तीसरे स्टेट में भी कुछ रिच मेंबर्स भी थे। पहले दो स्टेट्स के मेंबर्स थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, मतलब उन्हें बहुत कम टैक्स देना पड़ता था या फिर देना ही नहीं पड़ता था कई जगह पे, लेकिन टैक्स किससे लिया जाता था? जो थर्ड स्टेट के जो गरीब इंसान थे, जो गरीब किसान थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो नोबल्स थे इन्हें अलग से, नोबल्स क्या मतलब जो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, यानी कि ये जो लोग थे, मैं टेबल से बताता हूँ, ये वाले लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, और थर्ड स्टेट के जो बिजनेसमैन थे ये भी टैक्स नहीं देते थे कोई ख़ास, लेकिन ये जो पीजेंट्स और आर्टिसन और ये वाले लोग थे ये टैक्स इनसे वसूला करते थे। ये लोग जैसे चर्च के लोग हो गए या फिर नोबल्स हो गए, ये भी कर्ज इससे जो टैक्स लिया करते थे गरीब इंसानों से या गरीब किसानों से। ठीक है, अब उसके बाद ये हुआ कि जो चर्च जो टैक्स लेती थी, जो क्लर्जी वर्ग के लोग थे, वो भी धार्मिक कर के नाम पे किसानों से टैक्स लिया करते थे। उसे धार्मिक कर क्या बोला जाता था? टीथिस की डेफिनेशन ये है, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कॉम्प्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि जो भी किसान 10%, मतलब जो भी किसान अपना टोटल कमाएगा उसका 10वां हिस्सा वो चर्च के लोगों को देगा। ठीक है, क्लर्जीज को। और टैले क्या था? टैले एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स था जो कि सरकार उन किसानों से भी लिया करती थी। कुल मिला के किसानों की ही अच्छी तरीके से परेशान कर रखा था। किसानों से जो है चर्च वाले भी टैक्स लेते थे, जो नोबल्स थे वो भी टैक्स ले लेते थे, और सरकार भी डायरेक्ट टैक्स भी लिया करती थी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जैसे सॉल्ट या फिर टबैको के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के सरकार जो है किसानों से, वहाँ के मिडिल क्लास लोगों से टैक्स लिया करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी किस तरीके से वहाँ के लोग, यानी वहाँ की जो मिडिल क्लास थी किस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, वही हम देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715, यानी लगभग 23 मिलियन का मतलब होता है 2.3 करोड़। 2.3 करोड़। ठीक है, वो जो थी 2.3 करोड़ थी 1750 में फ्रांस की पॉपुलेशन, लेकिन 1789 में कितनी हो गई? वो 2.8 करोड़, यानी इतनी ज़्यादा जो है जनता बढ़ गई। लेकिन जनता के बढ़ने के साथ साथ ये भी हुआ कि वहाँ पे फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी, मतलब अनाज की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी। लेकिन वहाँ पे इतनी अनाज पैदा हो नहीं रही थी, तो इसीलिए वहाँ महामारी हो रही थी खाने की। और यही कारण था कि जो ब्रेड थी, जो पाव रोटी थी, उसके जो है भाव, मतलब पाव रोटी के बोले तो डिमांड ज़्यादा थी और लोगों के पास मिल नहीं रही थी वो खाना खाने के लिए, और उसकी जो डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसके रेट भी ज़्यादा कर दिए थे सरकार ने। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर्स, ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबर की फॉर्म में काम करते थे वर्कशॉप में, जिनके कुछ फिक्स्ड वेजेस होते थे, और वो फिक्स्ड वेज वही डिसाइड करता था जो ओनर होता था। ठीक है, तो वहाँ के जो गरीब लोग थे और जो रिच लोग थे, वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गरीब और अमीर लोगों के बीच में।
तो उसके बाद एक नया टर्म आया। टर्म से आने से पहले ये भी चीज़ हुई कि वहाँ पे हेल, ड्रॉट, सूखा भी पड़ गया और ओले भी पड़ गए, जिसके कारण किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो गई थी। तो इसे हमने नाम दिया सब्सटेनेंस क्राइसिस का। सब्सटेनेंस क्राइसिस क्या होता है? एक तरीके से एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें कि लोगों के पास कम से कम साधन भी नहीं होते जीवन जीने के लिए, मतलब जैसे खाना हो, पानी पीना हो या रहने के लिए घर हो, तो उसे सब्सटेनेंस क्राइसिस बोलते हैं। एनोनमस मतलब वन हुज रिमेन्स अननोन, यानी जिसका नाम जो है हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रगल करना फ्रांस के अंदर बड़ा मुश्किल हो रहा था। आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ की जो मिडिल क्लास थी, उस मिडिल क्लास ने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया या फिर किसकी हेल्प ली और किस तरीके से अपने जो खाने पीने का सामान था या फिर रहने की दिक्कतें थे और राजा का जो व्यवहार था उसको कैसे चेंज किया। इन द पास्ट peasants and the workers had participated in revolts against increasing taxes and the food security। जो वहाँ के पीजेंट्स थे या काम करने वाले थे या मिडिल क्लास लोग थे, वो टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी यानी कि जो खाने की भुखमरी जो बोलते हैं उसके खिलाफ कई बार विद्रोह कर चुके थे। लेकिन विद्रोह करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास कोई अच्छे से साधन नहीं थे जिसकी हेल्प से वो अपने विचारों को अपने राजा के सामने प्रस्तुत कर सके या फिर उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड रूप से अच्छे से उसे प्रस्तुत कर सके और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मतलब जो थर्ड क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थे वो आगे आए। थर्ड क्लास मतलब थर्ड एस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड एस्टेट के वो लोग आगे आए जो कि एजुकेशन में और न्यू आइडियाज़, जो कि पढ़े लिखे भी थे और उनके पास अपने अपने खुद के विचार भी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द 18th century विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज द मिडिल क्लास। अब वहाँ पे 18th century में धीरे धीरे सोशल ग्रुप्स बनने लगे। 18वीं सदी तक उन ग्रुप्स को मिडिल क्लास का नाम दिया गया। और वो कमाई कैसे करते थे? वो ट्रेडिंग करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वुलन या फिर सिल्क टेक्सटाइल्स को बेचना, ठीक है, या फिर खरीदना। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। थर्ड एस्टेट में कुछ लॉयर्स भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, और उन्हीं की हेल्प से वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे, इन्हीं की हेल्प से अपने आप को आज़ादी दिलवाई थी वहाँ के राजा से। ठीक है, या फिर बोले तो अपनी जो उनकी भुखमरी हो रही थी, खाने की कमी हो रही थी, उससे पार पहुँचाई थी। आगे देखते किस तरीके से किया उन्होंने। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ। ये जितने भी मिडिल क्लास लोग उभर के आ रहे थे, ये यही चीज़ मानते थे कि किसी को भी विशेष अधिकार जो है उनकी शुरू से ही नहीं मिलने चाहिए। जैसे कि यह था कि जो नोबल्स थे और क्लेर्जी थे, इनसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी, लेकिन किसानों से टैक्स लिया करती थी। तो इनका मत ये था कि पूरी सोसाइटी में बराबर रूप से सबको इक्वल ट्रीट कराना चाहिए। दीज आइडियाज़ एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। ये आइडियाज़ इस तरीके से थे कि जैसे हमें फ्रीडम लेनी हो, लॉस के बारे में लोग बातें करते थे कि सभी लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ होंगे, मतलब कि सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके पास अपने विचारों की बोलने की फ्रीडम होगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी। तो उन्हीं में से दो लोग थे, जॉन लॉकी एंड द जीन जैक्यू रूसो। और उसमें क्या हुआ, ये दो लोग जो थे इन्होंने इनकी हेल्प की थी। और रोसो की एक किताब थी, नहीं रोसो की नहीं, लॉके की किताब थी, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें ये बोला गया कि राजा के अधिकार जो होंगे, यानी कि राइट ऑफ द मोनार्क टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द अबाउ एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उनका कहने का मतलब ये था कि इस बुक में जो जॉन लॉकी जो कहना चाह रहा था कि राजा को जो है देवता की तरह नहीं पूजा जाएगा और उसके जो निरंकुश अधिकार थे उनको जो है कम किया जाएगा।
नाउ जो रूसो था उसने इस आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया और उसने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने की सोची जिसमें कि लोग होंगे और लोग के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे किस तरीके से पूरे संसार में जो है यानी पूरे वर्ल्ड में कैसे जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, मतलब किसने जो है शुरुआत की थी डेमोक्रेसी की। आपको इसी चैप्टर के थ्रू पता चलेगा, जो कि आज हमारे इंडिया में भी यही चीज़ चलती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोग लड़ रहे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीज़न ऑफ पावर्स। एक मॉन्टेस्क्यू नाम भी था जो इनकी हेल्प कर रहा था, जैसे जॉन लॉके और रूसो थे। उसने अपनी बुक में ये कहा कि मॉन्टेस्क्यू ने कि पावर्स को डिवाइड किया जाएगा सरकार की, जिसमें लेजिस्लेटिव भी होंगे यानी लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव भी होंगे जो उन लॉज को अप्लाई करेंगे या फिर फॉलो करेंगे, जुडिशरी भी होगी जो पनिशमेंट भी देगा कि जो लॉज को नहीं फॉलो कर रहा है। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जिसमें लोगों की जो है ज़्यादा अधिकार होगा अपने फैसलों को चुनने के लिए। कुल प्रकार के देखा जाए तो ये जो मॉडल था वो एक यूएसए मॉडल पे पुट था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस वक्त इसी तरीके से मॉडल चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था जिसमें कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, तो ये फ्रांस के लोग भी कुछ इस तरीके से सोच रहे थे कि वो भी यूएसए की तरह ही करें। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स, यानी कि जो दार्शनिक थे, इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। यानी कि गोष्ठियाँ मतलब ये मिलके जो है ऐसे विचारों पे खूब बहस किया करते थे। कैसे विचार? जैसे कि गवर्नमेंट बनाएंगे और लोगों की सरकार होगी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था। देखो यहाँ लिखा है ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था, जिसकी वजह से ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते ना, या जो पढ़ नहीं सकते या फिर जो अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल ही, या फिर जिन्हें समझ में नहीं आता, तो ज़ोर ज़ोर से बोल के बताया जाता था कि इस तरीके की हम सरकार चाह रहे हैं। तो इस समय हुआ ये लुइस प्लान टू इम्पोज अ फर्दर टैक्सेस। जब उसे राजा को लगा कि यहाँ के लोग जो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो उसने और टैक्स बढ़ाने की सोची, और टैक्स बढ़ाने की वजह से वहाँ की जो जनता थी और ज़्यादा गुस्सा जो है फूटने लगा। ठीक है, अब हम अगली लेक्चर में जानेंगे कि आगे आखिर ऐसा क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया कि ये लुइस जो था उसको, इसकी सरकार को गिराया और इसे मार भी दिया गया था। ठीक है, वो सब हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप जो है बोर हो जाओगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।